हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी 11 साल पुरानी है, जिसे सुलझाने में तकरीबन 9 साल लग गए थे। ये कहानी दिल्ली और राजस्थान से है। असल में इस कहानी में कुल मिलाकर 5 करैक्टर हैं, जिनमें से 2 दिल्ली से और 3 राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इस केस को सुलझाने में पुलिस भी लगभग अपनी हार मान चुकी थी, और ये केस क्राइम की दुनिया का शायद एक परफेक्ट मर्डर केस होता, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। कैसे ये कहानी शुरू होकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है, चलिए अब आपको सुनाता हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 से। राजस्थान के अलवर में एक छोटा सा गांव है तपुकरा। इस तपुकरा गांव में कमल सिंगला नाम का 22 साल का एक लड़का रहता था। कमल सिंगला कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा बिजनेस करता था। इसी गांव में शकुंतला नाम की एक लड़की भी रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। कमल और शकुंतला दोनों गांव में आते जाते मिलते, दोनों की आंखें मिलती हैं और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों ने गांव वालों की नज़रों से अपने प्यार को छुपाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन दोनों का आते जाते मिलना, इशारा करना, इशारों में बातें करना और फिर एकांत में मिलना, ये सब गांव के कुछ लोगों ने भांप लिया था। और फिर यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ये शहर नहीं गांव था। कमल और शकुंतला दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थी। और आप जानते ही हैं कि गांव में लोग जात पात, बिरादरी और भाईचारे को लेकर कितना सेंसिटिव होते हैं। धीरे धीरे ये बात दोनों के परिवार वालों को पता चलती है, तो उनके मन में भी डर पैदा होता है और वो कमल और शकुंतला को समझाते हैं कि जो वो करने की सोच रहे हैं, इसकी इजाज़त हमें हमारा समाज या बिरादरी बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं थे। शकुंतला के घर वालों ने सोचा कि इससे पहले शकुंतला कोई गलत कदम उठाए, इसकी शादी कर देते हैं। शकुंतला और कमल को ये बात पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब शकुंतला के घर वाले लड़का ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ महीने बाद उन्हें शकुंतला के लायक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम था रवि कुमार, पुत्र श्री जय भगवान, और ये दिल्ली में एक इलाका है समालखा, वहाँ का रहने वाला था। रवि कुमार और शकुंतला के घर वाले आपस में मिलते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं और आखिर में ये रिश्ता तय हो जाता है। कमल को जब ये बात पता चलती है कि शकुंतला का रिश्ता पक्का हो गया है, तो वो बेचैन हो उठता है, परेशान हो जाता है कि अगर शकुंतला की शादी हो गई तो वो उसके बगैर रह नहीं पाएगा और जी भी नहीं पाएगा। अब वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि शकुंतला हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। अब वो फिल्में देखने लगता है और एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में देखने के बाद 2 फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। और ये कोई साधारण प्लान नहीं था, बल्कि एक खौफनाक प्लान था। बल्कि प्लान नहीं, ये एक साजिश थी। और ये साजिश थी शकुंतला को पाने की, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने की। अब इस साजिश को सफल बनाने के लिए उसे शकुंतला की रजामंदी और किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसका साथ दे सके। अपनी मदद के लिए उसने किसी को ढूंढना शुरू किया, तो एक गणेश कुमार आता है, जो पेशे से एक ड्राइवर था और कमल की उससे जान पहचान भी थी। कमल गणेश से बात करता है और उसे कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे 70,000 रुपये देगा। गणेश गरीब था और 70,000 रुपये उसके लिए बहुत थे, इसलिए वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। कमल अब शकुंतला से बात करता है और उसे बोलता है कि तुम रवि से शादी कर लेना, उसके बाद ही हम दोनों मिल सकते हैं। शकुंतला जब ये सब सुनती है तो वो चौंक जाती है, ये सोचकर कि कमल तो मुझसे प्यार करता है और यही मुझे शादी करने के लिए बोल रहा है। अब कमल शकुंतला को सारा प्लान बताता है और उसे ये भी कहता है कि शादी के बाद तुम कोई भी बहाना बनाना, लेकिन कुछ वक्त के लिए रवि के करीब बिल्कुल भी मत जाना। कहने का मतलब ये है कि तुम रवि से फिजिकल रिलेशन मत बनाना। इसके लिए वो शकुंतला को तरीका भी बताता है, और वो ये कि तुम रवि से बोल देना कि मैंने अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए मन्नत मांगी है, जिसके चलते मैं अभी कुछ दिनों तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। शकुंतला मान जाती है। 8 फरवरी 2011 को शकुंतला और रवि की शादी होती है। शकुंतला अपने मायके में सिर्फ 1 दिन रुकती है और 9 फरवरी को वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ रवि और उसके घर वाले बार बार शकुंतला को ससुराल आने को बोल रहे हैं,
लेकिन शकुंतला वही मन्नत का बहाना बनाकर उन्हें टालती रहती है। शकुंतला को अपने घर पर आए 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो जाता है। अब कमल उससे कहता है कि अब तुम अपनी ससुराल चली जाओ। 21 मार्च 2011 को शकुंतला अपनी ससुराल आती है, लेकिन बात वही थी। वो रवि से कहती है कि बस 1-2 सप्ताह की बात है, मेरी मन्नत का व्रत पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पूरी तरह से वो रिश्ता कायम कर लेंगे जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। रवि भी पढ़ा लिखा समझदार लड़का था, इसलिए वह शकुंतला के साथ किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है और उसकी बात मान लेता है। 22 मार्च को शकुंतला रवि से कहती है कि चलो कहीं घूमकर या पिक्चर देखकर आते हैं। ये सुनकर रवि खुश हो जाता है और बाहर घुमाने के लिए मान जाता है। शकुंतला रवि से कहती है कि यहीं समालखा में उसके एक रिश्तेदार रहते हैं, मैं शादी के बाद से वहाँ अभी तक नहीं गई हूँ, तो जाते जाते हम उनसे भी मिल लेंगे। रवि कहता है ठीक है। रवि और शकुंतला दोनों घर से निकलते हैं। प्लान के हिसाब से कमल और गणेश रास्ते में ही गाड़ी लेकर खड़े हुए थे और जब वो रवि और शकुंतला से मिलते हैं तो वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो उन्हें अचानक से मिले हों। शकुंतला रवि से कहती है कि ये हमारे गांव का कमल है जो हमारे ही पड़ोस में रहता है। रवि उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं भी शकुंतला को रिश्तेदारी में मिलाने के लिए समालखा ले जा रहा हूँ। इस पर कमल कहता है कि मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, चलो तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। रवि और शकुंतला दोनों कमल के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। समालखा पहुँचते ही जब शकुंतला और रवि गाड़ी से उतरने लगते हैं तो कमल कहता है रवि तुम 5 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रवि भी सोचता है कि होगी कोई ज़रूरी बात, क्या पता इसे मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो। यही सोचकर वो शकुंतला से कहता है तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद कमल रवि को पानी देता है पीने के लिए, जिसमें उन्होंने पहले ही बेहोशी की दवाई मिला रखी थी जो कि साजिश का एक हिस्सा थी। पानी पीने के कुछ देर बाद रवि वहीं गाड़ी में बेहोश होकर गिर पड़ता है। तब तक शाम भी हो चुकी थी। कमल और रवि दोनों मिलकर उसका गला घोंटते हैं और गाड़ी को तपुकरा अलवर की तरफ मोड़ देते हैं। तपुकरा पहुँचते पहुँचते इन्हें अंधेरा हो चुका था। वहाँ जाकर ये गड्ढा खोदते हैं और उसमें रवि की लाश को दफन कर देते हैं और ये जगह उस जगह के बिल्कुल पास थी जहाँ पर कमल का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। उसके बाद गणेश और रवि अपने अपने घर चले जाते हैं। शकुंतला जब घर आती है तो रवि के घर वाले रवि के बारे में पूछते हैं तो शकुंतला उन्हें बताती है कि वो मुझे रिश्तेदार के यहाँ ये कहकर छोड़कर गया था कि मैं बस अभी 5 मिनट में आता हूँ, लेकिन वो वहाँ आया ही नहीं। मुझे लगा कि वो घर चला गया होगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो वो यहाँ भी नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है। रवि के माता पिता अपने बेटे को लेकर परेशान होते हैं और सारी रात उसके वापस आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब रवि सुबह तक अपने घर नहीं लौटता है तो उसके पिता जय भगवान पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन रवि का कुछ भी पता नहीं चलता। देखते देखते मार्च से सितंबर आकर गुजर जाता है तो रवि के पिता को लगता है कि पुलिस इस केस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और आखिरकार अक्टूबर 2011 में कोर्ट इस केस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपती है। क्राइम ब्रांच की टीम 22 मार्च की सारी घटना, शकुंतला के गांव, घर वालों से लेकर रवि के दोस्त और रिश्तेदारों की मूवमेंट, इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, लेकिन रवि का कुछ भी पता नहीं चलता है। साल दर साल गुजरता है और रवि को गुम हुए 8 साल बीत जाते हैं। 2011 का ये मामला 2019 में पहुंच जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम को बीच बीच में शकुंतला पर भी शक होता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में शकुंतला के घर के आसपास उसके गांव में लगा रखे थे, ये सोचकर कि शायद यहीं से कोई खबर हाथ लग जाए, और हुआ भी ऐसा ही। धीरे धीरे गांव वालों से बातें करते करते पुलिस वालों को शकुंतला और कमल की स्टोरी के बारे में पता चलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो रवि के गायब होने के बाद भी दोनों मिलते जुलते थे। पुलिस को लगता है कि शायद इन्हीं रिश्तों की वजह से रवि गायब हुआ है। पुलिस को अब ये भी पता चलता है कि जिस दिन रवि गायब हुआ था उस दिन कमल और उसका दोस्त गणेश समालखा में ही मौजूद थे। शकुंतला, कमल और गणेश तीनों को बैठाकर पुलिस घंटों पूछताछ करती है, लेकिन तीनों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि रवि के गायब होने के पीछे उनका हाथ है।
पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए वो इन्हें अरेस्ट भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद पुलिस अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और कमल और गणेश के ब्रेन मैपिंग टेस्ट की इजाज़त मांगती है। कोर्ट ब्रेन मैपिंग टेस्ट की परमिशन दे देता है। इसके बाद अहमदाबाद की फॉरेंसिक लैब में गणेश और कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि रवि कहाँ है, तो वो बताते हैं कि वो तो मर चुका है। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि उसकी लाश कहाँ है, तो वो बताते हैं कि रवि की लाश को हमने तपुकरा में उस जगह पर दफन कर रखा है जहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अब पुलिस गणेश और कमल को लेकर अलवर के तपुकरा पहुँचती है और उनकी बताई हुई जगह पर खुदाई करवाती है, जहाँ पर पुलिस को रवि की लाश तो नहीं मिलती, लेकिन लाश की सूरत में 25 हड्डियाँ मिलती हैं। उन हड्डियों को डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, जहां पर यह कन्फर्म हो जाता है कि ये लाश या हड्डियां रवि की हैं। कमल, शकुंतला और गणेश पर 302 का केस लगाकर मुकदमा चलाया जाता है, जिसका निर्णय अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।